वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर। मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास के लिए आया हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप इसको, जो कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में 11th 12th या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप शेयर करिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। हम चाहते हैं कि सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे, यही हमारा देश बोलता है और यही बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री में किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। YouTube पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहां पर आपको बहुत सारे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। लेकिन आपको अगर सरल तरीका जानना है तो आपको कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी पर जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे उनको आपको कायदे से देखना, एक बार नहीं 2-3 बार देखना है और इसका नोट्स प्रिपेयर करना है, ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। तो आज स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में होता क्या है कि जब परमाणु संरचना की बात हो रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो हम बात करेंगे एटम की। एटम मतलब परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है वह छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण। क्या होता है? छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण। बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। और परमाणु और क्या होता है, इसी में अगर हम दूसरे टॉपिक की दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो जो ये परमाणु है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तीसरा पॉइंट, यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या होता है? छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि आपके चारों तरफ आप जो देखते हो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो इन सब चीजों को आपने देखा होगा कि कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा डबल फॉर्म में होता है, यानी कि द्विरूपी होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ एटम के रूप में नहीं पाया जाएगा, वो पाया जाएगा किस रूप में? अणु के रूप में पाया जाएगा। हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में जैसे ऑक्सीजन पाई जाती है तो ऑक्सीजन एटम के रूप में नहीं, परमाणु के रूप में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यह क्या होता है कि क्रियाशील होता है, तुरंत रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस बना लेता है जो एक अणु के रूप में कार्य करता है। तो इसीलिए परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन गैस बना लेता है और नाइट्रोजन का एटम जो होता है वो नाइट्रोजन गैस बना लेता है। बात करेंगे परमाणु, तो परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की जो खोज की है वो की है डाल्टन ने। डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है। डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है। डाल्टन ने ही परमाणु के विस्तृत रूप को बताने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं परमाणु सिद्धांत। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। तो क्वेश्चन आपसे जब भी यूपी कैटेट या बीएचयू वगैरह में पूछा जाएगा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। उसमें ऑप्शन दिया होगा, नंबर 1 ऑप्शन परमाणु, नंबर 2 अणु, नंबर 3
नंबर 3 आपका हो सकता है कोई पार्टिकल, कोई कण की बात कर सकता है, या चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? परमाणु। एटम ही ऐसा है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनाता है? अणु बनाता है। क्या बनाता है? अणु बनाता है। क्योंकि अणु होता क्या है? अणु बराबर होता है, अणु बराबर होता है 2 गुणे परमाणु। ये भी बहुत पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी कैटेट आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपका बहुत पूछा जाता है। और दूसरा है कि खोज किसने की? तो किसने की? डाल्टन ने। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इसको रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए आप उसको तुरंत टिक कर। तो मैंने क्या बताया कि ये आपका जो सूत्र है बहुत ही आगे काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका लिखा मिल जाएगा कि निम्न में से क्या सही है। तो क्या सही है? अणु बराबर 2 गुणे परमाणु। ऐसे ही परमाणु की खोज किसने करी? डाल्टन ने करी। ठीक है, ये आपके टॉपिक, इनको आपको याद रखना है। या आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है? तो क्या लेता है रासायनिक अपक्रिया में भाग? परमाणु लेता है। ऐसे ही अब हम अणु पर चर्चा करेंगे कि अणु क्या होता है, अणु और परमाणु में डिफरेंस क्या है, ये हमें आवश्यक है जानना। तो बात करेंगे अणु। अणु क्या है? अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु मैंने बताया अणु क्या होता है? अणु बराबर होता है 2 गुणे परमाणु। ये आपको याद कर लेना है कायदे से, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। इसके बाद में अणु होता क्या है? अणु भी होता है छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण ही होता है, छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण ही होता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और इसका तीसरा पॉइंट, रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? इसके अवयव जो होते हैं वो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। अणु क्या है? अणु बराबर 2 गुणे परमाणु होता है। और ये क्या होता है? ये भी छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण ही होता है, लेकिन क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसके अवयव रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे जो परमाणु होता है वो इसका अवयव अणु का ही होता है, और वह क्या करता है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो परमाणु है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया हुआ है। परमाणु सिद्धांत में क्या क्या टॉपिक पर बात होगी वो देख लेते हैं एक बार। परमाणु सिद्धांत क्या होता है? इसको डाल्टन ने ही पहली बार दिया था, क्योंकि उन्होंने खोज करी परमाणु की, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक सिद्धांत भी दे दिया जाए। तो परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। इसमें हम सिर्फ 2 टॉपिक की बात करेंगे, 2 पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका यूपी कैडेट में कम से कम 2-3 बार आ भी चुका है, जो कि भी 2018 में ही पूछा गया है। तो परमाणु सिद्धांत क्या है? डाल्टन ने दिया हुआ है। डाल्टन ने क्या दिया? उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो क्या है? परमाणु जो है वो क्या है? अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बनाया जा सकता है, डाल्टन के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको बनाया जा सकता है, सिर्फ इसको परिवर्तित किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ इसको बदला जा सकता है। और आपसे पूछा जाता है, यही सीधे लिख के आएगा कि परमाणु अविभाज्य है, निम्न में से किसने कहा? ऑप्शन होगा डाल्टन, रदरफोर्ड, चैडविक, या इनमें में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डाल्टन। क्योंकि डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बनाया जा सकता है। इसी में हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उन छोटे छोटे कणों को डाल्टन ने क्या कहा? द्रव्य अत्यंत
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। इसको डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा यौगिक परमाणु। ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और उनको डाल्टन ने क्या कहा? तो ऑप्शन में दिया हुआ था अणु, ऑप्शन में दिया हुआ था परमाणु, ऑप्शन में दिया हुआ था यौगिक परमाणु, या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा गया है? उनको यौगिक परमाणु कहा गया है। और जो यौगिक परमाणु है, इसी को आगे रदरफोर्ड जब आए तो उन्होंने इसको क्या कहा? अणु कहा। क्या कहा? अणु कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी कैटेट 2018 बहुत पिछली 2018 में आया है, उसके पहले भी 2015, 2017 इनमें आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन उन छोटे छोटे कणों को उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यौगिक परमाणु कहा था। लेकिन जैसे ही आगे रदरफोर्ड जी आए, जब उन्होंने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया, तो उन्होंने क्या कहा? इन्हीं को कहा अणु। क्या कहा? इन्हीं को कहा अणु कहा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अब जब आधुनिक परमाणुवाद दिया गया, आधुनिक परमाणुवाद, आधुनिक परमाणुवाद में जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने कहा कि परमाणु जो है, परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। विभाज्य मतलब इसको विभाजित किया जा सकता है, लेकिन किसमें किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन में किया जा सकता है, प्रोटॉन में किया जा सकता है, और न्यूट्रॉन में किया जा सकता है। किसमें किसमें किया जा सकता है? परमाणु जो विभाजित है उसको किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। और रदरफोर्ड ने क्या कहा? किन किन में विभाजित हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इसको विभाजित किया जा सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ और भी इसके मूल कण के अलावा, मूल कणों के अलावा और भी इसके मुख्य कण हैं। जैसे आपका है मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो इत्यादि। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु विभाज्य किस किस में विभाज्य? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन मुख्य कण तो हैं ही, ये मूल कण हैं, और मूल कणों के अलावा और भी कण हैं जिनको हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये आपके जो कण हैं ये भी परमाणु से ही रिलेटेड हैं, या इनके कण ही माने जाते हैं। ठीक है। इसमें ही पिछली बार आपका पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी। उसके पहले पूछा जा चुका है मेसान की खोज किसने करी। उसके पहले पूछा जा चुका है न्यूट्रिनो की खोज किसने करी। तो इसके लिए मैं आपको YouTube पर आपको सबसे सरल तरीका, सबसे अच्छी ट्रिक, ऐसी ट्रिक आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको याद करने का बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, और वो देखिए क्या है। तो मूल कण के अलावा जो और कण है, जैसे मूल कणों के अलावा जो परमाणु में और उपस्थित कण हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। मुख्यतः आपसे तीन ही हैं, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को पूछा जाता है। और इसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूं आपके पास, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये। आपको ऐसी YouTube पर कहीं ट्रिक नहीं मिलेगी इसको याद करने का कि इसकी मेसान की खोज किसने करी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी। उसके लिए आपका सबसे बेहतरीन फंडा है, मुआ पानी पर नाचता है।
इंग्लिश में इसको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश से ही रिलेटेड है। मुआ, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, एम का मतलब हो गया मेसान। एम का मतलब क्या हो गया, मेसान। और मेसान की खोज किसने करी, यू से होता है यूकावा। यूकावा, यू से क्या होता है, यूकावा। ऐसे ही पी से क्या होता है, पी से होता है पाउली। पी से होता है पाउली और एन से होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। और पी से क्या होता है, पॉजिट्रॉन। पी से होता है पॉजिट्रॉन और आर से होता, सॉरी, ए से होता है एंडरसन। यानी कि मेसान की खोज यूकावा ने करी, पाउली की खोज न्यूट्रिनो ने की और पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी, एंडरसन ने की। और ये वाला आपका, ये वाला 2018 में पूछा जा चुका है और 2015 में पूछा जा चुका है। 2018 और 2015 में वो पूछा जा चुका है। इसके बाद मेसान का जो है ये आपका 2014 में आया हुआ है और ये 2016 में आया हुआ है। मेसान की यूकावा ने करी, पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने की। ये 2018-2019 यूपी कैटेट में आया हुआ है। ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई भी ट्रिक नहीं देगा और ये भी नहीं बताएगा कि कौन सा कब किस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको विधिवत बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है और कहां से उठाता है। मेरी गारंटी है कि अगर आप इन वीडियो को देखोगे तो यूपी कैटेट ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मेसान यूकावा, इसको यूपी कैटेट में 2014-2016 में पूछा जा चुका है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन में हमें कहां से कैसे इसको तैयार करना है कि हम कम समय में अच्छी से अच्छी चीज जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके, ताकि हम यूपी कैटेट, बीएचयू इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। लॉकडाउन के बाद अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो और विस्तृत में अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप कानपुर आइए, करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी। यहां पर मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेकर के आपको कहां से कैसे क्वेश्चन आता है मैं उसको विधिवत बताने की कोशिश करूंगा और आपको पक्का है मैं संतुष्ट करके मानूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर ले जाएंगे, हमारे वीडियो या हमारे संस्थान के जो भी वीडियो, चाहे इनके मौर्य सर हो, चाहे मेरे द्वारा दिया गया हुआ कोई भी वीडियो हो, अगर आप इसको सही तरीके से याद कर लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, तो यही क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट बीएचयू आईसीआर में आते हैं, कहीं अदर से नहीं आते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसी बार सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप, और मैं चाहता हूं कि इसी 2020 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे लिए बहुत ही सौहार्द की बात होगी कि मैंने जो बताया आपके काम आया। मैं यही चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए, ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने कुछ अच्छा कर पाया है, आपको कुछ अच्छा दे पाया है। तो इसी के साथ में मैं आगे और अब चालू करता हूं। बंद कर दिया। देखिए कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। पर जो डाल्टन ने जो आपके रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, परमाणु विभाग जो है वो किस किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है और प्रोटॉन में पाया जाता है और न्यूट्रॉन के रूप में पाया जाता है। जिसके बेसिक जो चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, -1, इलेक्ट्रॉन 0। इसका जो आवेश होता है वो होता है माइनस, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, इसीलिए इसको कहते हैं -1.6 × 10⁻19 कूलाम इसका मात्रक है आवेश का। इसके बाद में प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। मतलब दोनों पर आवेश तो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, जबकि प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन का जो प्रतीक चिन्ह होता है 0 and 1 होता है। और ये क्या होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको उदासीन कण कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, अगर किलोग्राम में बात करेंगे तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होगा, और अगर ग्राम की बात करेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होगा। ऐसे ही अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 ग्राम, और जो न्यूट्रॉन है उस पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.66 × 10⁻27 ग्राम। ये चीजें आपकी बेसिक है, जिसमें से आपको इलेक्ट्रॉन वाला द्रव्यमान जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। फिर क्या होता है, आपने इसकी बेसिक ट्रिक आपको बहुत लोग बताते होंगे, ईंट पर नाच। क्या बताते हैं, ईंट पर नाच।
ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब होता है थॉम्सन, पा का मतलब होता है प्रोटॉन, रा का मतलब होता है रदरफोर्ड, और ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और चा का मतलब होता है चैडविक। यानी कि ईंट पर नाच आपने ये हर बेसिक ट्रिक है सबके लिए, बहुत पहले से चलती चली आ रही है। ईंट पर नाच ये बेसिक ट्रिक है, जिसमें ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज करी है थॉम्सन ने, पा मतलब प्रोटॉन, जिसकी खोज करी है रदरफोर्ड ने, ना मतलब न्यूट्रॉन, जिसकी खोज करी है चैडविक ने। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया था कि जो अदर कण होते हैं उसके लिए मैंने क्या बताया था, मुआ पानी पर नाच। मुआ मतलब पागल, पागल आदमी है जो पानी पर नाचता है, उसके लिए से मेसान की युकावा ने करी है, पाउली ने न्यूट्रिनो की करी है, और पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने की है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो आपको अभी तक यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आइए बात करते हैं परमाणु क्या होता है। ये 3 रूपों में टूटता है, और इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको याद करना है, क्योंकि इसको याद ही करना है आपको कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है, और इसका आवेश कितना पाया जाता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम पाया जाता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलाम पाया जाता है, इस पर धनावेश होता है। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे हम आप और चर्चा करेंगे आगे। अब बात करेंगे कि परमाणु हो गया, अणु हो गया, और इसके बाद बात करेंगे कि नाभिक क्या होता है, नाभिक की खोज किसने करी। तो आप देखेंगे कि नाभिक क्या होता है, एक गोलाकार कोई भी है, गोला है, वो नाभिक है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और आप जानते हो कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। तो धनावेश कारण क्या होता है, नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षाओं में अपनी चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो ये जो बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक की जो खोज की है वो किसने करी है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। किसने करी है, रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज किसने करी है, रदरफोर्ड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाभिक की खोजकर्ता कौन है, तो उसमें क्या होगा, थॉम्सन होगा, चैडविक होगा, रदरफोर्ड होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो किसने करी है, रदरफोर्ड ने की है। किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परमाणु में जो धनावेश होता है वो किसमें होता है, तो ऑप्शन में होगा नाभिक, कण होगा, या अणु होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। धनावेश किसमें पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम और बात करेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा अब यहीं पर बात करेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या है, जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है वही कहलाता है परमाणु। क्या कहलाता है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही कहलाता है प्रोटॉन। तो क्या होता है, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। 3 चीजें क्या होती हैं, ये लगभग बराबर होती है, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है जो कि कहीं भी जा नहीं सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अपने चक्कर लगा सकता है, क्योंकि वह किस फॉर्म में होता है, ऋणावेशित फॉर्म में होता है। इसीलिए वो क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहीं पर बात करेंगे कि अगर आपको द्रव्यमान संख्या दी हुई है, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, इसको परमाणु भार भी कहा जाता है, परमाणु भार। इसका एक सूत्र है, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक
प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का अगर योग कर दिया जाए तो क्या निकल के आता है, परमाणु भार निकल के आता है। तो आपको क्या करना है कि जो ये आपका चैप्टर है इसमें आपको क्या है 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक के जो भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को आपको याद करना है। 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक के जो भी तत्व हैं, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम, पोटेशियम, पोटास हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, या कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, कोई भी हो, आपको क्या करना है 1 से 30 तक जिनका परमाणु क्रमांक है उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसी से आपका आगे टॉपिक चलने वाला है। आपको समझ में आया परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है वही होता है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है। नाभिक की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। तो नाभिक क्या होता है कि नाभिक की कुछ त्रिज्या होती है, कुछ परमाणु की त्रिज्या होती है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है ये भी बहुत पूछा जाता है। परमाणु की त्रिज्या ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे यूपी कैडेट हो। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है ये आपको देखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होगा, अथवा अगर मीटर की बात करेंगे तो 10 की पावर 10 मीटर। और 10 की पावर 10 मीटर को आप जानते हो फिजिक्स में क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यहीं पर आप बात करेंगे नाभिक की त्रिज्या की। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, अथवा अगर इसको हम मीटर में ले जाएंगे तो 10 की पावर -15 मीटर होगी। और 10 की पावर -15 मीटर को कहते हैं 1 फर्मी। क्या कहते हैं, 1 फर्मी। यह आपका फिजिक्स से भी रिलेटेड है कि फिजिक्स में पूछ भी लिया जाता है कि 10 की पावर -15 मीटर को क्या कहा जाता है, 1 फर्मी के बराबर होता है। और 10 की पावर -10 मीटर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से नाभिक की त्रिज्या कितनी है, तो कितनी है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। अगर मीटर की बात करेगा तो 10 की पावर -15 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपी कैटेट में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाभिक और त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाभिक खोज किसने करी ये आपको पता चल गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे होता है, नाभिक में उपस्थित होता है, ये आपको पता चल गया। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अब बात करेंगे कि क्वेश्चन आपसे यूपी कैडेट वगैरह में कैसे पूछा जाता है। जैसे पिछली बार पूछा गया कि Cl- के बाहरी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्लोरीन माइनस, पिछली बार 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि Cl- के बाहरी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 17। परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक ही होता है प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और बराबर इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होता है। लेकिन किसके लिए होता है, जो स्थायी कण होता है उसके लिए होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन जैसे ही इस पर आवेश आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहां पर जो परमाणु क्रमांक है P बराबर या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17 है। अगर यहीं पर हम इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 17, और इसमें में से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें आया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है, क्लोरीन की Cl- के बाहरी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या होगा, 2 8 8 2 8 यानी कि 2 8 2 10 10 8 18, यानी कि बाहरी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि Cl- अगर आपसे पूछा गया है तो Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। और आपको पता है जब माइनस चिन्ह तभी आता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई लिया गया हुआ होता है, तभी उस पर माइनस आवेश आता है। तो क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या 17 होगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब बाहर से आता है तो उसमें जोड़ दिया जाता है, 17 + 1 कितना हो जाएगा, 18। इसका जब हम
बोरबरी के अनुसार, वो भी हम आपको बताएंगे बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, उसके अनुसार अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,8 होगा। और आपसे पूछा गया है कि Cl माइनस के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसे ही आपके और भी टॉपिक हैं, और भी पॉइंट है, जैसे Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, N-3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऐसे ही आपके बहुत सारे चीजें हैं, और उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, परमाणु क्रमांक आपको याद करना है। अगर आप परमाणु क्रमांक याद कर ले जाओगे तो उसका परमाणु भार भी आप याद कर ले जाओगे, और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक अगर आपको याद है तो बेसिक कोई भी चीज आपकी अगर आपकी आएगी तो आप उसको आराम से कर पाओगे। इसी के साथ आगे हम इस टॉपिक से जैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार आया हुआ है, पिछली बार ही नहीं आया हुआ है, आप ये समझ लीजिए 2019 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। पूछा क्या सिर्फ जाएगा आपसे, क्या क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। जैसे पिछली बार पूछा Cl माइनस में बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ दिया जाए कि Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कोष में कितनी पाई जाएगी। हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि क्या नाइट्रोजन -3 में, नाइट्रोजन -3 में बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट, आना ही जरूरी है। तो ऐसे ही अब देखेंगे आप क्या होता है कि जैसे क्लोरीन का आपको मैंने बताया कि क्लोरीन में कैसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, ऐसे ही सोडियम प्लस है, जैसे इसका पूछ दिया गया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। पहली बार तो ये इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, फिर आपसे ये पूछेगा कि बाहरी कोष में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, बाहरी कोष में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक हो या प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, 11 होती है। अब क्या होता है, प्लस आवेश तब आता है जब वह किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि इसने क्या किया है, सोडियम ने क्या किया है, अपना सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से दान कर दिया, तो इसके पास कैसा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जब एक दान कर देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी बचेगी, 10 बचेगी। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 11 हो गई। अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो 11 प्लस, क्योंकि प्लस आवेश आया है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों से दिया है, और जब देगा तो क्या करेगा, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरबरी के अनुसार 2,8, तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये समझ लीजिए कि ये इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन 2-3 आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने आपको बता दिया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप याद कर लीजिए, इसको आप रट लीजिए, आप इसको कायदे से याद कर लीजिए। ऐसा टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन जैसे इसमें बताए जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी कैटेट में बिल्कुल सेम टू सेम रखे मिलेंगे। और आपको क्या करना है कि सिर्फ जो भी सही है उस पर टिक मार के आना है, और अपना सिलेक्शन यूपी कैटेट में क्या करना है, स्थापित करना है। अब आपकी ये देखिए 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ मैग्नीशियम डबल+ और नाइट्रोजन -3, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, मैग्नीशियम का आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो मैग्नीशियम का वैसे, अगर मैग्नीशियम का वैसे देखा जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, लेकिन इस पर 2+ आवेश आया है, इसका मतलब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान दे दिए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन वो दान दे देगा तो क्या हो जाएगा, उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 थी, जो प्रोटॉनों की संख्या 12 थी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी बचेगी, 10 बचेगी। कितनी बचेगी, 10 बचेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 - 2, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर इसमें भी बाहरी कोष में पूछता है तो 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक अगर 7 है तो क्या होगा, जब नाइट्रोजन पर -3 आवेश आया है, इसका मतलब इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, इसने कहीं ना कहीं से क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ले लिए हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 7 था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो उसका जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 7 हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाएगी तो 7 और माइनस आवेश है तो क्या, इसको जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 10। अगर अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2,8, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कोष में कितनी है, 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए समझ लीजिए बिल्कुल रामबाण चीज है। ये आपको यूपी कैडेट में पक्का सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत।
अब इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसे होता है, बोरबरी के अनुसार कैसे होता है, अबाउ के अनुसार कैसे होता है, एसपीडीएफ क्या है, केएलएमएन क्या है, उनको कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को किसमें करते हैं, कैसे उनको हम अलग अलग फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको अगर आपको देखना है तो आगे आपको आने वाले वीडियो को जरूर देखना होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपको नोटिफिकेशन पाना है तो कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद में क्या करना है, इसको आसपास के लोगों को जो 11th 12th जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको शेयर करना है, ताकि ये हमारी जानकारी वो उन लोगों के पास पहुंच पाए और उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सके। यही हमारी कामना है। धन्यवाद।